नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मोहन भागवत मुझे कभी इतने तनाव में नजर नहीं आए। इस बार विजयदशमी पर ऐसा क्या हुआ कि संघ प्रमुख ही तनाव में नजर आने लगे? क्या आस पड़ोस के देश में जो कुछ घट रहा है उसने संघ प्रमुख को भी डरा दिया है? उनको लग रहा है कि जैन जी अगर सड़कों पर आ गए तो फिर अब ये जो झूठ बोलने वाली राजनीति थी ये चल नहीं पाएगी। कैसी कैसी बातें कर रहे थे मोहन भागवत। और प्रधानमंत्री जी ने तो स्तुति गान में दिन रात एक कर दिया, सिक्का जारी कर दिया। हालांकि भारत माता के हाथ में उसमें तिरंगा नहीं था। कोई नई बात नहीं है। संघ ने बड़े लंबे समय तक अपने यहाँ तिरंगा फहरने नहीं दिया, भगवा फहराते रहे। अमेरिका गए हुए हैं अभय दुबे जी ने अमेरिका से संघ की राजनीति पर विस्तार से बातचीत की और कहा कि इंडिया गठबंधन के आने से पहले ही संघ के क्रियाकलापों पर एक आयोग बैठा देना चाहिए। इनके पास पैसा कहाँ से आता है, कहाँ खर्च करते हैं और क्यों खर्च करते हैं, इन सब की पड़ताल होनी चाहिए। बहुत रोचक पर चर्चा है। मैं लेके चलता हूँ सीधा आपको अभय दुबे जी के पास, अमेरिका। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं आपकी अमेरिका की यात्रा में विघ्न डाल रहा हूँ, बार बार कहता हूँ नहीं आइए मुझसे बात करिए बात करिए। अमेरिका में उम्मीद है आपकी यात्रा अच्छे से गुजर रही होगी। मेरा पहला सवाल ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में मोहन भागवत को विजयदशमी के पर्व पर या किसी भी संघ प्रमुख के व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रेशर में नहीं देखा। मोहन भागवत खाम जबरदस्त प्रेशर में दिखाई दे रहे थे। लग रहा था कि जो आस पड़ोस के देशों में जो कुछ हुआ है उसकी छाया उनके ऊपर पड़ गई है। मुझे लग रहा था कि विजयदशमी का पर्व है, 2 अक्टूबर के दिन पड़ा है, महात्मा गांधी को याद करेंगे। लेकिन संघ का गांधी से कोई लगता है लेना देना है नहीं। फॉर्मेलिटी में ही याद कर लेते कि आज महात्मा गांधी का दिन है। पूरी दुनिया, आप जिस अमेरिका में बैठे हैं वहाँ के राष्ट्रपति लोग भी महात्मा गांधी की प्रतिमा को रखते थे, महात्मा गांधी को नमन करते थे। लेकिन संघ को महात्मा गांधी से कोई मतलब नहीं है। मोहन भागवत के प्रेशर में क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कारण, क्या क्या लगता है आपको? देखिए, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महात्मा गांधी और मोहन भागवत के आपसी संबंधों के ऊपर जो सवाल उठाया है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा जरूरी है। इसलिए चर्चा जरूरी है कि हम सब लोगों के स्टेक्स, हम सब लोगों के दांव भारतीय लोकतंत्र में लगे हुए हैं। लोकतंत्र अगर स्वस्थ, सुरक्षित रहेगा और विकसित होता रहेगा तो हम सब लोगों की बहबूदी होगी, हम सब लोग खुश रहेंगे। वरना पूरा पूरा देश परेशान होगा, हम सब लोग परेशान होंगे। देखिए, इस बार इत्तेफाक से क्या हुआ कि 2 अक्टूबर जो गांधी जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन विजयदशमी भी थी और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस है विजयदशमी, और वो अपना शताब्दी वर्ष मना रहे हैं इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इस बार जो नागपुर में रेशम बाग के मैदान में उनका जो समारोह हुआ, उसमें उन्होंने केवल एक वाक्य बोला कि आज अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक महात्मा गांधी का जन्मदिन है। बस सिर्फ इतना बोले। इसके बाद महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जगह जगह जो प्रार्थना सभाएं होती हैं, मीटिंगें होती हैं, उनकी समाधि पे जाकर दिल्ली में श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है या उनकी मूर्तियों पे जाकर माल्यार्पण किया जाता है। ये सब जो कार्य हम लोगों ने यहाँ अमेरिका में गांधी जी की मूर्ति पे वाशिंगटन डीसी में जाकर माल्यार्पण किया, हम लोगों ने, आप सोचिए। लेकिन भारत में रहते हुए और इतना बड़ा संगठन चलाते हैं मोहन भागवत, उन लोगों ने, उनके पूरे संगठन ने देश भर में महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। कोई भी कार्यक्रम वो चाहते तो महात्मा गांधी की जयंती के साथ में अपने शताब्दी वर्ष को गूंथ कर अपना पूरा कार्यक्रम आयोजित कर सकते थे। इतना बड़ा पुराना संगठन है, 100 साल हो चुके हैं उसको हिंदुस्तान में काम करते करते। 17 साल तो हिंदुस्तान की सत्ता में रहा है वो। 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, 6 साल और 11 साल से नरेंद्र मोदी के जमाने में संघ सत्ताधारी संगठन है रहा है और है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैंने सोचा कि इस बार तो 2 अक्टूबर और एक ही दिन पड़ गया विजयदशमी। पिछले साल क्या किया था इन्होंने, जरा उसका रिकॉर्ड देखा जाए। पिछले साल भी उन्होंने यही किया था। पिछले साल 2 अक्टूबर, शायद 5 अक्टूबर को विजयदशमी थी, तो 2 अक्टूबर को तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने, एक शब्द भी नहीं बोला, न किया न बोला। 5 अक्टूबर को विजयदशमी वाले कार्यक्रम में, जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, उसमें यही लाइन बोल दी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है, और इससे इनके कर्तव्य की इतिश्री हो गई। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी जी के प्रति इन लोगों का दृष्टिकोण क्या है, राष्ट्रपिता के प्रति, बापू के प्रति इन लोगों का दृष्टिकोण क्या है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर संवैधानिक संस्था है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसका इस देश की सत्ता पर कब्जा है। 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को विजयदशमी, पिछले साल भी उन्होंने यही किया था। पिछले साल 2 अक्टूबर को विजयदशमी थी, तो 5 अक्टूबर को तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने, एक शब्द भी नहीं बोला, न किया न बोला। 5 अक्टूबर को
पूरी दुनिया में कहीं आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक 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 एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक गैर संवैधानिक संस्था किसी देश की सत्ता के ऊपर कब्जा कर कर बैठी हो और पर्दे के पीछे से, आगे से कठपुतली मास्टर की तरह, पपेट मास्टर की तरह, पपेटियर की तरह पूरे देश की सत्ता को नचा रही हो, वही तय कर रही है सब कुछ, सब क्या कहाँ क्या है। जहां तक भाजपा से उसके मतभेदों की बात है, मतभेद तो एक घर में बहुत से होते हैं। सवेरे उठ के बाप बेटे में बहस हो सकती है, उड़द की दाल बनेगी या अरहर की दाल बनेगी, या इस बात पे बहस हो सकती है घर का हम जो इंटीरियर कराएं, किससे कराएं, क्या ना कराएं, मत उसमें नाराजगी भी हो सकती है, झगड़ा तक हो सकता है उसके अंदर, चिल्ला चिल्लम चिल्ली भी हो जाती है बाप बेटे के बीच में। लेकिन आप उन दोनों को अलग अलग तो नहीं कह सकते। तो भारतीय जनता पार्टी के जरिए संघ सत्ता पर कब्जा करता है, कब्जा किए हुए है, पहले भी कर चुका है, अभी भी उसका कब्जा चल रहा है, और वो सत्ताधारी संगठन है। लेकिन किसी बात की जवाबदेही उसके पास, हम उससे ये भी तक नहीं पूछ सकते कि आपने गांधी जी की जयंती क्यों नहीं मनाई। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वो तो छोड़ दिए संघ। नरेंद्र मोदी ने एक सिक्का जारी किया, उस सिक्के के ऊपर गांधी जी का नाम नहीं है, उस सिक्के के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का चित्र है जो ध्वज प्रणाम कर रहे हैं, और भारत माता के हाथ में भगवा ध्वज थमा दिया गया है। तिरंगा नहीं थमाया गया है भारत माता के हाथों में, भगवा ध्वज थमाया गया है। ये इन लोगों की स्थिति है। देखिए, मैं ये मानता हूं और मैं 4PM के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूं कि उन लोगों से मांग करना चाहता हूं जो चाहते हैं कि देश जो है उन लोगों के हाथ में रहे जिन्हें चुनकर भेजा है जनता ने, ना कि उनके हाथ में रहे जो चुनकर भेजा जरूर है लेकिन हैं किसी और के एजेंट। जब कांग्रेस की सत्ता आती है तो कांग्रेस किसी की एजेंट नहीं होती है, अच्छा करे खराब करे जो भी करे, हम अगले चुनाव में हटा देते हैं उसको। लेकिन वही होती है सत्ता में, ऐसा नहीं होता उसके पीछे कोई और खड़ा हुआ है छुपा हुआ, वो उसके आदेशों पे सब काम हो रहा है। अच्छा, तो ये एक आयोग बनना चाहिए, मेरा तो मानना है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों की, उनके स्थापना दिवस से लेकर और अभी तक की सारी गतिविधियों की बाकायदा एक विस्तृत और गहन जांच करे और उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर देश के सामने रखे कि इनको कहां से पैसा मिलता है, किस कानून और किस दफा के तहत ये रजिस्टर्ड हैं, कहाँ है, क्या, कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में। इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, कितना इनकम टैक्स आज तक दिया है, इनकम टैक्स वालों ने की जांच की नहीं की, कहां से पैसा जमा होता है, गुरुदक्षिणा में कितना पैसा, कुछ नहीं पता है। सब इसी तरीके से चल रहा है। अब वो अफगानिस्तान में जब तालिबानों की हुकूमत थी तो वो वहां पे जो कट्टरपंथी मुसलमान थे तो उनका कहना था कि बैंकों की हमें कोई जरूरत नहीं, बैंकों में तो सूदखोरी होती है, इस्लाम सूदखोरी के खिलाफ है। तो मुल्ला उमर ने अपने तंबू में 3-4 बड़े बड़े बक्से रख छोड़े थे, वही तालिबान सरकार का बैंक था। जो कोई पैसा लेके आता था वो बक्सा खोल के उसी में डाल देते थे, जो पैसे को पैसा देना होता था बक्सा खोल के निकाल के उसको दे देते थे। तो ये तो तालिबान की अर्थव्यवस्था थी, छोड़ दीजिए उसको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे सब कुछ होता है भाई, इतना बड़ा संगठन है, इतनी संपत्तियां उसके पास हैं, पैसा चाहिए उनको, कहीं ना कहीं पैसा आता होगा, खर्च होता होगा, उसका हिसाब किताब क्या रखा जाता है। मुझे ताज्जुब है, अभी तो खैर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार चल रही है, कौन उनके खिलाफ जांच करेगा। जब कांग्रेस की सरकार थी या दूसरी सरकारें थी, उन्होंने भी इसके खिलाफ इस मसले को नहीं सोचा। जिस तरह ये हर एक संगठन से पूछते हैं कि आपके पास ये पैसा कहां से आया, हम आपके ऊपर ईडी लगा देंगे, ये लगा देंगे, करते हैं, इसी तरह इनके बारे में भी अब चूंकि इनकी सरकार है तो सरकारी संस्थाएं तो जांच नहीं करेंगी, तो एक स्वतंत्र आयोग जो गैर सरकारी आयोग हो, किसी जज के नेतृत्व में उसको बैठाया जाए और वो अपनी जांच शुरू कर दे, लोगों को बुला बुला के पूछने लगे, गवाहियां शुरू हो जाएंगे संघ कैसे काम क्या करता है, फिर देखिए उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है। जब लेकिन तक ये अभी नहीं होगा, ये बहुत जरूरी है होना, ये नहीं होगा तब तक ये लोग बेरोक टोक जो मन में आए वो करते रहेंगे। लेकिन ये अभय जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी, यूपीए की सरकार थी, तो उसने क्यों नहीं कराया, उसको भी करार देना चाहिए था शुरुआत में। अब इतना देखिए, हमले कर रहे हैं। एक काम तो करा ही था उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जितना हम लोग चाहते हैं उतना नहीं कराया। आपको याद होगा कि जो अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद ने जो राम मंदिर के लिए पैसा जमा किया था उसकी जांच तो हुई थी इनकम टैक्स द्वारा। एक गुप्ता जी थे जो बड़े इनकम टैक्स अफसर थे, वो उसके इंचार्ज थे और उन्होंने बड़ी जबरदस्त जांच की थी। आरएसएस पूरी तरह हिल गया था, दिन रात आरएसएस वाले उनके खिलाफ बयान देते रहते थे।
तो वो एक काम तो हुआ ही था, और उससे पता लग गया था कि और खबरें किस तरह की आती थी, खबरें इस तरह की आती थी कि जो लोग इलाहाबाद में जाते हैं उनके अशोक सिंघल के घर पे, मतलब जो है एक आदमी, एक कोई पत्रकार था, यंग युवा, वो टहलते हुए एक कमरे में चला गया, तो वहां उसने बक्से देखे जो नोटों से भरे हुए थे। तो इस प्रकार की बातें छन छन के आती थी वहां से। ये बात सही है कि जांच काफी ठीक से होनी चाहिए थी, अच्छी तरीके से होनी चाहिए थी, ताकि जो कुछ भी होता, राम मंदिर बनाइए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन वो कानून के मुताबिक होता। हम तो एक एक काम कानून के मुताबिक करते हैं, एक एक पैसा कमाते हैं, हमसे टैक्स लगता है, हम रिटर्न फाइल करते हैं, हमारी हर चीज आईने की तरह साफ है, खुली हुई है। 4PM को जो भी आमदनी होती है 4PM सारा टैक्स देता है। अभय कुमार दुबे, संजय शर्मा, सब कानून के मुताबिक चलते हैं। तो लेकिन इन लोगों को ये अधिकार और मौका क्यों है कि ये कानून के मुताबिक न चलें? और इनसे कोई सवाल अगर पूछा जाए तो ये कहेंगे आप राष्ट्रद्रोही हो गए हैं, आप हिंदू समाज के साथ खड़ा हुआ। हम सभी हिंदू समाज के साथ खड़े हुए हैं, कौन हिंदू समाज के विरोध में खड़ा हुआ है? मेरा कहना यह है कि चूंकि मौजूदा सरकार इनकी है, इनकी कोई जांच नहीं होगी, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस जांच के सिलसिले को शुरू करने के लिए स्वतंत्र रूप से एक गैर सरकारी आयोग जो है वो बना दिया जाए। जब कोई पूछेगा तो कोई गैर सरकारी आयोग, गैर सरकारी संगठन की जांच कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को क्या कहा भाषण में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने एक एनजीओ करार दिया था कि नहीं दिया था? एनजीओ क्या मतलब हुआ? एनजीओ का मतलब गैर सरकारी संगठन हुआ कि नहीं हुआ? गैर सरकारी संस्था। तो एक गैर सरकारी संस्था की जांच एक गैर सरकारी आयोग कर सकता है। एक कोई अवकाश प्राप्त योग्य जज उसको बैठा के जांच पड़ताल शुरू कर दी जानी चाहिए। उससे क्या होगा कि तुरंत इन लोगों के ऊपर दबाव बनेगा। ये लोग भी सोचेंगे कि हम मनमानी नहीं कर सकते। ये दूसरों पर निगाह रख रहे हैं, इन पे भी निगाह रखी जा रही है। ये काम होना चाहिए। आपको लगता है कि अगर दोबारा सरकार बदली, इंडिया गठबंधन की सरकार आई, तो संघ के खिलाफ एक बड़ी जांच, एक संवैधानिक जांच नियुक्त हो सकती है? भाई जांच किसी के खिलाफ नहीं होती है, जांच किसी के बारे में जानने के लिए होती है। उसमें अगर सब कुछ ठीक निकला तो सब कुछ ठीक रहेगा, उसमें क्या बात है। एक ही बार में सब दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएगा कि संघ की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सब संविधान सम्मत, कानून सम्मत हैं। वो सारा टैक्स देता है, अगर टैक्स देने की जिम्मेदारी उन पर है। अगर वो टैक्स फ्री संगठन है, उसको टैक्स एग्जम्पशन मिला हुआ है, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। भाई जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। तो ये सब जनता के पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए बात, संघ के वेबसाइट पे होनी चाहिए बात कि भाई इतना इतना पैसा हमारे पास आता है, हम कार्यकर्ताओं के जरिए, स्वयंसेवकों के जरिए, अपने संगठनों के जरिए करते, इस तरीके से खर्च करते हैं। सबका ऑडिट होना चाहिए। आप ये देखिए, हिम्मत देखिए कि गवई साहब की, चीफ जस्टिस की मदर को बुलाने की बात हुई थी कि साहब उनको भी बुलाया जाए। मतलब जितने संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको भी संघ के मुख्यालय पे संघ से जोड़ा जाए, एक बड़ा मैसेज दिया जाए कि साहब सब संघ से जुड़ा है। लेकिन गवई साहब की मदर गई नहीं और फजियत हुई उसके बाद। जी नहीं, अब देखिए हर चीज को ये लोग इस तरीके से करते हैं कि उससे कोई ना कोई एक विवाद पैदा हो जाता है। भाई अगर आपको मुख्य न्यायाधीश की मां को मुख्य अतिथि बनाना है तो आपने इस काम को पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं किया? वो एक बुजुर्ग महिला हैं, आपको काम इस तरीके से करना चाहिए था कि ना उन्हें कोई दिक्कत होती ना आपको कोई दिक्कत होती। इसका मतलब है कि स्पष्ट रूप से उनकी तरफ से सहमति नहीं दी गई थी। आपने उसको मान लिया कि सहमति है, सोचा होगा हमारे निमंत्रण को कौन ठुकरा सकता है। बाद में वो समझ गई कि क्या चक्कर है। भाई यहां तो जिसको बुलाते हैं आप उसके जरिए अपनी गोटी लाल करना चाहते हैं। हाँ, वो समझ गई और खेल पूरा हो नहीं पाया। उधर बीजेपी बड़ा दुखी है कि राहुल गांधी विदेशों में बदनामी करा रहे हैं। कह रहे हैं वहाँ पे कोलंबिया में ऐसा भाषण दिया जैसे देश में की बदनामी हो रही है। आप भी अमेरिका में हैं, अमेरिका में भी राहुल गांधी की चर्चा तो होती है। मैं देखता हूँ सैम पित्रोदा उनके साथ घूम ही रहे थे। जिस सैम पित्रोदा को ये सबसे निशाने पे लेते हैं कि राहुल के अंकल सैम पित्रोदा ने ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि जिस संचार के माध्यम से मैं और आप बात कर रहे हैं वो सैम पित्रोदा की जनक बताया जाता है, लेकिन वो ओपनली फिर राहुल गांधी उनके साथ थे। मैं देख रहा हूँ विदेशों में तो बहुत बढ़िया स्वागत हो रहा है राहुल गांधी का। बीजेपी लाल हो रही है कि
राहुल गांधी विदेशों में भारत की छवि खराब कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पहले जिस तरीके के थे, ये जो मौजूदा राहुल गांधी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये वो राहुल गांधी नहीं है। ये पूरी तरह बदले हुए राहुल गांधी हैं। और ये राहुल गांधी वो हैं जो कि राष्ट्रीय मंच पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सब लोगों को चुनौती दे रहे हैं। ये राहुल गांधी वो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इन लोगों को चुनौती दे रहे हैं। स्थिति यह है कि राहुल गांधी ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि लगातार राहुल गांधी ने जो मांगे उठाई थी, उन मांगों को इन लोगों को एक एक करके स्वीकार करना पड़ रहा है। चाहे वो जाति जनगणना की मांग हो या कोई इस तरह कोई भी काम हो। उन्होंने जो जीएसटी के बारे में कहा था कि ये जीएसटी कितना गड़बड़ है, क्या है, वो सब बातें देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने की सरकार ने सारी बातें राहुल गांधी की मान ली हैं, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। इन चीजों से राहुल गांधी का जो नैतिक आभा मंडल है वो बहुत बड़ा बन गया है, बहुत चमकदार बन गया है। अब ये लोग इस चक्कर में कर क्या रहे हैं कि ये लोग इससे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको इससे कैसे निपटा जाए। तो उसके लिए हर बात के लिए कहते हैं कि राहुल गांधी देश के खिलाफ है, राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लापरवाह हैं, गैर जिम्मेदार हैं, ये सब सारी बातें करते रहते हैं। लेकिन अब इनकी कोई बात चिपक नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा इसका लोगों पर असर पड़ता हो। राहुल गांधी का व्यक्तित्व एक बड़ी चुनौती बनकर इन लोगों के सामने मौजूद है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ये सवाल ये नहीं है कि मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूँ नापसंद करता हूँ। मैं कभी कांग्रेस का समर्थक नहीं रहा हूँ। कांग्रेस ने मुझे और मेरे पिता को इमरजेंसी में जेल भी डाला था और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में हम लोगों ने जम के कांग्रेस का विरोध किया था। एक दो दिन नहीं, लगातार 2011, 12, 13 लगातार हम लोग उसका विरोध करते रहे थे। और नरेंद्र मोदी को, शायद हम लोगों ने जो विरोध किया, नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने में उससे भी सुविधा हुई। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी जो एक तरह से लग रहा था कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर नरेंद्र मोदी के साथ है, उनका कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी के उभार ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प मौजूद है और उस विकल्प का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। और ये राहुल गांधी की विदेश यात्राएं भी प्लान्ड हैं, नियोजित हैं, वो भी एक रणनीति के तहत हो रही हैं। सब कुछ वो ऐसी नहीं है कि कोई आदमी, हम लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं, जैसे भी जिससे भी बात कर रहे हैं, चाहे वो खेत में किसी किसान से बात कर रहे हो, चाहे दुकान पे किसी मोची से बात कर रहे हो, किसी पोहा बनाने वाले से बात कर रहे हो, या साउथ अमेरिका में हो या कहीं भी हो, हर चीज एक राजनीतिक योजना के मुताबिक हो रही है। उनके सलाहकार बदल चुके हैं, उनकी सलाहकारों की टीम इस वक्त बहुत बेहतर है। कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो पूरी ताकत के साथ में, बड़ी क्षमता के साथ में, सफलता के साथ में बीजेपी की आईटी सेल से टक्कर ले रहा है। अभी जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई, इसमें सोशल मीडिया पर जो उसकी उपस्थिति है, कांग्रेस की उपस्थिति है, राहुल गांधी की उपस्थिति है, उसने भाजपा और नरेंद्र मोदी की उपस्थिति को मीलों पीछे छोड़ दिया था। उसके बाकायदा सोशल ब्लेड वेबसाइट से डेटा लेके सब आंकड़े उसके दिखाए गए थे। मैंने भी उसके ऊपर एक कार्यक्रम बनाया था और उसमें वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक, नरेंद्र मोदी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो ये बिल्कुल बदली हुई कांग्रेस है, बदले हुए राहुल गांधी हैं, बदली हुई उनकी सलाहकार मंडली है, बदला हुआ उनका आईटी सेल है, बदली हुई उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं, बदली हुई उनकी राजनीतिक योजनाएं हैं। ये लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं। और भाजपा पहले अकेली ही मैदान में खेल रही थी, दूसरी टीम ही नहीं खेल रही थी। मतलब खेल ऐसा हो रहा था कि एक ही टीम खेल रही थी, दूसरी टीम थी नहीं मैदान में। अब हालत ये है कि भाजपा को मुकाबला करना पड़ रहा है, तो दिक्कत पैदा हो रही है, ज्यादा जोर से दौड़ना पड़ रहा है, हाँफ रहे हैं, पसीना निकल रहा है, गोल कर नहीं पा रहे हैं, डरे हुए हैं कहीं उनके ऊपर गोल ना हो जाए, ये चल रहा है। ये ठीक चल रहा है। और बिहार में स्थिति अजीब हो रही है। बिहार पे दिन पर दिन एनडीए की जो हाल हो रहा है, नीतीश कुमार गए तो लोगों ने नारेबाजी कर दी, नीतीश को गाड़ी से बैठ के लगभग भागने वाली स्थिति हुई, गाड़ी को, विधायकों का अपमान किया जा रहा है। और बिहार का जो माहौल अचानक बदला है, इसमें मांगते हैं कि वोट चोरों वाला जो अभियान है, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, बिहार में काम कर गया। बिहार के लोगों में बहुत रिएक्शन दिखाई दे रहा है, गुस्सा दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने एंड टाइम पे, चुनाव सिर पर है तो भत्ता बढ़ाए जा रहे हैं, कभी सरकारी कर्मचारियों का, रोजगार का पैसा बांटा जा रहा है, खुल के पैसा बांटा जा रहा है 10-10 हजार। नंगी रिश्वत दी जा रही है वोटरों के लिए। ये महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किया गया है,
ये वोटों के लिए दी जाने वाली नंगी रिश्वत है, खुलेआम रिश्वत है ये। इससे कोई बेड़ा पार हो पाएगा, कुछ मामला निबट पाएगा? ये सब चीजें ये बचाव के उपाय हैं, क्योंकि हार आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, तो आपको लगता है कि जितना नुकसान न्यूनतम आप कर सकें कर लें। स्थिति ये है भाई, एक जमाने में जो एनडीए का सोशल कोलिशन होता था, सामाजिक गठजोड़ होता था, वो बड़ा मजबूत होता था। हम लोगों को लगता था जब तक नीतीश कुमार उनके साथ रहते थे, नीतीश कुमार चले जाते हैं तो सोशल कोलिशन भी इनका भरभरा के गिर जाता है, तो उनको बड़ा मजबूत होता था और लगता नहीं था कि एनडीए सत्ता से बाहर जा पाएगा। और इस बीच में आप देखिए, तभी सत्ता से बाहर गया था, 2015 में पिटा था एनडीए, जबकि नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ पकड़ लिया था, तभी लोग हार गए थे बुरी तरीके से। तो मैं ये मानता हूं कि बिहार में जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ जो है पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में है। वो अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर होड़ में, पसंद की होड़ में सबसे ज्यादा आगे हैं। ये तमाम जो स्थितियां हैं वो बता रही हैं कि ये लोग किसी तरीके से लड़ाई में टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं। और इन प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं, प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के ऊपर, उसके बाद सम्राट चौधरी के ऊपर, इन सब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं, उससे नेतृत्वहीनता की स्थिति पैदा हो गई है। इनके पास ऐसा कोई नेता नहीं रहा है इसकी कोई साख हो। एक आखिरी सवाल, अगर बिहार में बीजेपी एनडीए चुनाव जीतता है तो मोदी की पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ेगा, और चुनाव हारते हैं तो मोदी की पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ेगा? अगर एनडीए चुनाव बिहार में हार गया, तब फिर जिसे कहते नहीं कि जो एंटी इनकम्बेंसी अभी बिहार में दिखाई पड़ रही है वो तुरंत पूरे देश के पैमाने पर प्रकट हो जाएगी। और मैं कई बार कह चुका हूं, जिस तरह लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में जीत स्नोबॉल होती है, उसी तरह जीत की संभावना स्नोबॉल होती है, उसी तरह हार का अंदेशा भी स्नोबॉल होता है, वो बढ़ता चला जाता है। तो फिर ये अगले जो 3.25 साल बचे हैं, ये निकालना मुश्किल हो जाएंगे लोगों के लिए। ठीक बात है, पार्टी के अंदर से विरोध शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को दिखने लगता है कि नहीं ये खेल गिर रहा है, मतलब जो है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सर। तो ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। थैंक यू।